नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ इतिहास के कुछ टॉपिक्स, और कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक्स रेगुलर हों। और पहले मेरा उद्देश्य वो उन टॉपिक्स को पढ़ाना होगा हिस्ट्री के जिनसे आप ज़्यादा परिचित नहीं हैं या अनछुए रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और जब आते हैं तो हमसे लगता है कि हमने इतिहास पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये मिसलेनियस है। वास्तव में मिसलेनियस नहीं होते हैं, वो उन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं जहाँ पर हमने उनको पढ़ा नहीं होता है। इसी के क्रम में आज मैं इतिहास में एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। आज शुरुआत क्या कहूँ, मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ, और वो परिचय होगा भारत में निम्न जाति आंदोलन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, भारत में निम्न जाति आंदोलन जो डिप्रेस क्लास मूवमेंट था, निम्न वर्ग के लोगों को, जिसको हम समाज में कई बार अछूत कह देते हैं, अस्पृश्य कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। गांधी जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया था इनके लिए, हरिजन शब्द कहा है, ठीक। तो इन लोगों ने अपने उत्थान या संघर्ष की लड़ाई को कैसे लड़ा, कैसे समझा, हम इसकी पटकथा बताएंगे और एक कहानी के रूप में हम लोग लाएंगे इसको। तो चलिए थोड़ा सा पहले समझते हैं कि ये क्या था। ये निम्न जाति आंदोलन को भारत में किस रूप में समझते हैं। तो जैसा कि आपको एक शब्द दिख रहा होगा, संस्कृतिकरण। क्या ये आंदोलन संस्कृतिकरण है, या जैसा कि कहा जाता है कि भारत में ये जो मूवमेंट हुए सवर्ण या उच्च वर्ग के विरोधी आंदोलन थे, हमें इनको किस रूप में समझना चाहिए, किस रूप में इनको देखना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समाजशास्त्र का एक शब्द है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण 1950 में एक समाजशास्त्री हैं एम.एस. श्रीनिवास, इनका नाम था एम.एस. श्रीनिवास। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसके द्वारा इन्होंने कहा कि भारत में जो निम्न वर्गीय लोग थे, जैसे खासकर दक्षिण भारत में ये निम्न जाति आंदोलन ज़्यादा दिखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र में महार के द्वारा, महार एक निम्न जाति आंदोलन जिसको जाटव भी कह देते हैं, उत्तर भारत में कई बार अलग अलग वर्गों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही केरल में इझावा लोग थे, तमिलनाडु में आपके नाडर लोग हैं, नायर लोग हैं। तो इन लोगों ने अपनी जो समाज में भेदभाव था इनके विरुद्ध आंदोलन किया। तो इस आंदोलन को पहली बार एक समाजशास्त्री हैं एम.एस. श्रीनिवास, इन्होंने कहा कि भाई ये संस्कृतिकरण का परिणाम है, संस्कृतिकरण के रूप में देखा जाता है। इन्होंने कहा कि भाई संस्कृतिकरण क्या है, निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके रहन सहन, उनकी परंपराओं को फॉलो करना, उनका कॉपी करना, ऐसा प्रयास है कि जो काम उनको नहीं करने दिया जाता था पूरे पुराने समाज से। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, लाल वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र जो हमारे देश में राजसत्ता का प्रतीक है, शाहीता रॉयल्टी का प्रतीक होता था, वो निम्न वर्ग नहीं पहनते थे, उनको मनाही होती थी। तो इसको पहनने की बात करना, उसका त्याग कर देना, कई बार कि हम आपका विरोध करते हैं। मनुस्मृति को जलाया जाना, तो मनुस्मृति को जलाते थे विरोध करने के लिए, ताकि वो आपके, और कई बार आपके तरीके से, वो आपका खाने का तरीका क्या है, रहने का तरीका क्या है, इस चीज़ों को फॉलो करना। तो उच्च वर्ग के परंपराओं का, सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को निम्न वर्गों के द्वारा फॉलो करना। आपका शाकाहार, जैसे उच्च वर्ग में अब तो बहुत मांसाहार पड़ गया, लेकिन वो माना जाता था कि भाई ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो शाकाहारी, हम उसकी परंपराओं को फॉलो करेंगे। तो निम्न जाति आंदोलन को इस रूप में देखा गया। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि निम्न जाति आंदोलन को भारत में किस रूप में देखते हैं, तो वो हम कहते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, मतलब उनकी चीज़ों को, परंपराओं को, संस्कृति को फॉलो करने के रूप में देखा जाता है, और ना कि सवर्ण के विरोध में। उनकी परंपराओं को हमने अगर जब नहीं मिला तो हमने उनको विरोध भी किया, कई एस्पेक्ट्स में आगे देखेंगे। देखिए, क्या भारत में ये निम्न जाति आंदोलन जो हुए हैं, क्या ये अचानक हो गए हैं, या इनके पीछे वास्तव में कोई प्रेरक रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए, भारत में जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने जो कुछ चीज़ें अपने लाभ के लिए बनाई, वो इनडायरेक्टली भारत में निम्न जाति आंदोलन के लिए कारक या आधार या बीज का काम किया इन्होंने, ठीक है। जिसमें से एक हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि अपने आप में पूरे एक टॉपिक है हिस्ट्री में, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जिसको कहते हैं। भारत में इन्होंने शुरुआत की, जैसे अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। जब शिक्षा की शुरुआत की तो उसमें सभी वर्गों को पढ़ने का मौका मिला,
पहले क्या होता था कि कई बार ऐसा देखा कि जो सनातन परंपरा थी भारत में जो प्राचीन, जिसमें निम्न वर्गों को स्कूल जाने से रोक दिया जाता था, तो इसमें क्या हुआ, जब आधुनिक शिक्षा अंग्रेज लाए तो उसमें सभी वर्ग पढ़ने लगे। तो वो जब पढ़ने लगे तो भाई उनसे उनकी चीज़ों को, जागरूकता की, समानता की भाव, न्याय की बात, स्वतंत्रता की भावना जो पाश्चात्य था, वहाँ हम लोगों ने समाचार पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स छपने लगी। ठीक है, मैगजीन्स आई जिसमें लोगों की स्थिति का वर्णन किया जाने लगा, कहानियाँ आने लगीं, तो लोग उससे भी जागरूक होने लगे। लोग जानने लगे कि भाई हमारे साथ क्या बुरा है, लोग दूसरे क्षेत्रों में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। रेलवे और उद्योगों का विकास, देखिए रेलवे का विकास, रेलवे ने हमेशा क्या किया कि भारत के एकीकरण में, एकता में, मतलब विविधता को एक जगह लाया। हर वर्ग के लोग बैठने लगे उसमें, हर जाति के लोग, तो लोग जुड़ने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में, उत्तर भारत के दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के उत्तर भारत, पूर्वी भारत के पश्चिम भारत में, तो रेलवे ने क्या किया, लोगों को कनेक्ट किया, यूनाइट किया। ऐसे उद्योगों में रोजगार के लिए लोग पहुंचे, तो विभिन्न वर्गों के लोग रोजगार के लिए जाने लगे, तो वहाँ भी लोगों ने देखा, स्टेटस समझा, तो कि मेरे साथ क्या भेदभाव हो रहा है, किस वर्ग के। भूमि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो लैंड थी, भूमि पहले क्रय विक्रय की वस्तु इतना ज़्यादा नहीं थी अंग्रेजों से आने से पहले। तो जिस वर्ग का है, जमींदार वर्ग है, तो उसी में जोतने वाले हैं, लोग कब्जा कर लेते थे, राजा महाराजाओं का अधिकार होता था। तो जो डिप्रेस क्लास होता था, ये क्या होता था, मजदूर के रूप में होता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें से कई लोगों ने भाई कमाया, पैसे कमाया, क्रय विक्रय की वस्तु हुई, तो कोई किसी को बेच सकता था, खरीद सकता था, बहुत सारे जातिगत नियम कानून बने। तो इसको कारण भी लोगों को अपनी, भाई आपकी भूमि है, आप उसके मालिक हैं, तो ऐसी भावनाएं आई। ब्रिटिश कानून प्रणाली, देखिए अंग्रेजों ने जो कानून प्रणाली बनाई, वो भले अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अपने आप को ऊपर रखा, लेकिन अन्य सभी भारतीयों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसको उन्होंने क्या किया, एक समान। तो चाहे ऊपर का हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो वो ब्राह्मण हो तो समान दंड मिलता था, या शूद्र हो उसको भी समान दंड मिलता था। इस भावना ने भी उनके अंदर, निम्न वर्ग के लोगों के अंदर एक उनकी पहचान कवर करा कि आप भी हमारे समान हैं, उच्च वर्ग के समान हैं। जाति आधारित जनगणना, देखिए 1901 में भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू हुई कि किस वर्ग के लोग कितने हैं, तो लोगों को पता चला कि पूरे देश में हम कितने हैं, हमारी ताकत क्या है। तो इस चीज़ ने भी उनको अप्रत्यक्ष रूप से भारत में निम्न वर्गीय आंदोलन को शुरू किया। इसके अलावा देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने आप में एक चैप्टर है। हम देखते हैं भारत में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने बहुत सारे समाज के सुधार के लिए भी काम किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है। तो इन लोगों के कार्यों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में निम्न जाति आंदोलन को एक प्रकार से प्रेरित किया, लोगों को उनको पहचान बनाया, ठीक है। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाज और धर्म में कुरीतियों के सुधार के लिए लाए गए थे, ना कि इनका मेन उद्देश्य था कि भारत में जो अस्पृश्य हैं, वंचित वर्ग लोग हैं, जिनको हम निम्न हे दृष्टि से देखते हैं, उनका उत्थान कैसे किया जाए। तो इनके उत्थान के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किए, उनको हम लोग निम्न जाति आंदोलन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मूवमेंट हैं, आंदोलन हैं, जो भारत में निम्न वर्गों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किए गए। तो वो आंदोलन हम एक नज़र में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इन आंदोलनों के क्रम में कई आंदोलन हुए, जैसे बहुजन समाज आंदोलन। बहुजन समाज आंदोलन ये 1920 में महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरू हुआ, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़े नेता हैं B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे B.R. अम्बेडकर तथा महार आंदोलन। तो महार आंदोलन के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र क्षेत्र में अम्बेडकर इसके प्रेरणा। उसके पहले भी कई लोग हैं, हम उनके बारे में भी, मुकुंदराव पाटिल हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निम्न जाति आंदोलन हुए हैं, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट जो हुए हैं भारत में। एक हमारे बहुत ही बड़े लीडर महात्मा गांधी जी ने, तो महात्मा गांधी ने भी हरिजन उत्थान कार्यक्रमों के द्वारा निम्न वर्गों के सपोर्ट समर्थन के लिए बहुत सारे काम किए। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस आते हैं कि महात्मा गांधी के प्रयास क्या थे, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, ठीक है। अब आप अगर हिस्ट्री के थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कि जब उन्होंने भाई वापस लिया, तो उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक लंबा 7-8 साल का गैप हो गया। उस समय गांधी जी ने जो प्रयास किए हिंदुओं की एकता के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सांप्रदायिक
विभाजन एक्ट आया था 1932 में, ठीक है, जिसके द्वारा दलितों को अलग करने का प्रयास किया था हिंदुओं से। तो महात्मा गांधी ने उसी के विरोध में हिंदुओं को एक रखने के लिए ऐसे प्रयास किए थे, जिनको हम लोग हरिजन उत्थान कार्यक्रम के रूप में समझते हैं। देखिए, ऐसे ही मूवमेंट चलाए गए केरल में। केरल में जातीय आंदोलन, देखिए केरल में एक जनजाति है इझावा जनजाति, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको विस्तार से कहानी के फॉर्म में। इझावा जातीय आंदोलन, और केरल का क्षेत्र देखिए भारत में निम्न जातीय आंदोलन के लिए बहुत बढ़िया अच्छे से परिचित, और एग्जाम में ये सारे नाम आपके आए हुए हैं, ठीक है। अरविपुरम आंदोलन 1888 में हुआ केरल क्षेत्र में। SNDPM बहुत, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, इसका पूरा नाम आगे पढ़ेंगे, 1902 में हुआ श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। वाइकोम सत्याग्रह बहुत पूछा जाता है 1924-25, और गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में, ठीक है। तो ये मोमेंट हम आगे पढ़ेंगे इनको। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु क्षेत्र में एक जातीय आंदोलन देखने को हमें मिलेगा। तमिलनाडु में जो नाडर है, नायर है, ऐसी जनजातियों के द्वारा उच्च वर्ग के विरुद्ध या उनकी परंपराओं के विरुद्ध या अपनी स्थिति को ऊपर जैसे वर्गों की स्थिति प्राप्त करने के जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाए गए। ये सभी क्या है, मंदिरों में प्रवेश के लिए। दलितों को जो सार्वजनिक रोड नहीं, सड़कें नहीं चलने दिया जाता था, उसके विरुद्ध ये आंदोलन हुए। मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन के नाम से जाने जाएंगे। तो जब हम अगली क्लास में लाऊंगा, मैं बताऊंगा, आज तो मैं परिचय के लिए है। फिर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन आया था तमिलनाडु क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भारत के विविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे, जैसे उत्तर भारत में कायस्थ आंदोलन आया। कायस्थ जाति है, वैसे अगड़ी जाति ही मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे क्या करना। अच्छा, एक चीज़ और हम समझेंगे, कि जो निम्न जाति आंदोलन आए, डिप्रेस क्लास मूवमेंट आए भारत में, वो मुख्यतः दक्षिण भारत में ही क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप नामों में मैंने जो भी आंदोलन आपको बताए हैं वो नाम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा हुए। थोड़े से कार्यक्रम गांधी जी द्वारा, तो कोई आंदोलन के रूप में गांधी जी के द्वारा नहीं, गांधी जी के कार्यक्रम थे निम्न जातियों के सुधार के लिए जो चलाए गए, पत्रिकाएं लाई गई, ठीक है, प्रयास किए गए। तो हम लोग इनको समझेंगे, ठीक। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आंदोलन, तो दक्षिण भारत से ही निम्न जातीय आंदोलन क्यों शुरू हो रहे हैं। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात, जो उत्तर भारतीय समाज और दक्षिण भारतीय समाज की जो संरचना है वो विविध थी। देखिए उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग थे। तो जैसे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, शूद्र मतलब या गैर ब्राह्मण जो अन्य चीज, तो उत्तर भारत में ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, निम्न जाति के लोग भी हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में क्षत्रिय और वैश्य ने था। जिस क्षत्रिय और वैश्य ने अपने कार्यकलापों के द्वारा, खासकर व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा, एक बीच में ब्रिज का काम किया दोनों के, इसलिए ऐसा कोई विशेष मूवमेंट हमें उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलता। लेकिन दक्षिण भारतीय जो समाज था, इसमें मेन थे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, तो हम लोग कर्नाटक के क्षेत्र में जो वोक्कालिक का आप शब्द सुनते हैं, जो कौन सी जातियां हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होंगे। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः 2 ही क्लास हैं, एक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणवादी परंपराओं का कहीं विरोध किया जा रहा है, कहीं उनके द्वारा संस्कृतिकरण के रूप में हम उनको, उनकी परंपराओं को अपनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे की जो मैं क्लास लाऊंगा, इन्हीं आंदोलन के बारे में 1 by 1 डिस्क्राइब हम लोग करेंगे। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको भी करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो दीपावली के बाद आपसे मैं मिलूँगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और जो नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा इन्हीं मोमेंट पे लाऊंगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और मैं बिल्कुल आपसे जुड़ूंगा आगे। तो एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, थैंक यू।